चलिए देखते हैं पॉलिटी से इम्पोर्टेंट प्रश्नों को। जैसा कि मैंने कहा है मेरी पिछली वीडियो में, आप लोगों ने देखा होगा कि हर एक वीडियो को मैं बहुत ही अच्छी तरह से डिटेल एक्सप्लेनेशन करता हूँ। आपसे उम्मीद है कि आप हमारे साथ बने रहेंगे। चलिए, हमारा पहला प्रश्न है, भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा कर दी गई थी? ऑप्शन ए 61वां संविधान संशोधन, 65वां संविधान संशोधन या 74वां संविधान संशोधन। किस संविधान संशोधन में 21 वर्ष से उम्र को घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था? 18 वर्ष कर दिया गया था? देखिए, सही ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन में 21 वर्ष से उम्र को घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था। यह संशोधन 1988 में किया गया था। 1988 में किया गया था तथा इसमें अगर आर्टिकल की बात करते हैं तो इसका वर्णन आर्टिकल 326 में इसका वर्णन किया गया है। अगर चुनाव की बात करते हैं तो चुनाव के लिए आर्टिकल 324 में चुनाव से वर्णित संशोधन ये बातें लिखी गई है। और आर्टिकल 326 में एज को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया है, या 18 वर्ष के से ऊपर के बच्चे एडल्ट फ्रेंचाइजी के हिसाब से वोट दे सकते हैं। जब ये संशोधन किया गया था तो उस टाइम राजीव गांधी का कार्यकाल चल रहा था। इस संशोधन के समय राजीव गांधी का कार्यकाल चल रहा था। चलिए अब देखते हैं हमारा अगला 65वां संविधान संशोधन के बारे में। तो 65वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान करने के लिए राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग का संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया, यानी कि एससी और एसटी एक्ट को लागू किया गया था 65वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। एससी और एसटी एक्ट को लागू किया गया था 65वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। 74वां संशोधन की अगर बात करते हैं तो 74वां संविधान संशोधन 1992 में लाया गया था और इसके द्वारा नगर पालिका संबंधी प्रावधान किए गए थे। और इस 74वें संविधान संशोधन 1992 में नगर पालिका से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। मौलिक रूप से भारतीय संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकारों की मान्यता दी गई थी? मौलिक रूप से भारतीय संविधान के द्वारा कितने मौलिक अधिकारों को मान्यता दी गई थी? मौलिक रूप का यहाँ बात कर रहे हैं, यानी कि स्टार्टिंग में जब संविधान बनाया गया था तो उसमें कितने मौलिक अधिकार थे उसका बात किया जा रहा है। देखिए, सही ऑप्शन की बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 7 मौलिक अधिकारों को। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। 7 मौलिक अधिकारों को सबसे पहले जब संविधान बना था उस समय 7 मौलिक अधिकार थे। बाद में इसे एक को हटा करके कुल 6 मौलिक अधिकार, अभी वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार बचे हुए हैं। देखिए, मौलिक अधिकार के बारे में बात करते हैं तो मौलिक अधिकार का वर्णन भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक इसका वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकार का वर्णन भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक इसका वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान का मौलिक अधिकार है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया। ध्यान दीजिएगा, मौलिक अधिकार, भारतीय संविधान का जो मौलिक अधिकार है वो मुख्य रूप से, ध्यान दीजिएगा, मुख्य रूप से अमेरिका से लिया गया। और क्वेश्चन यहीं से पूछता है, इसी एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन को अगर टफ करना हो तो उसमें बताया जाएगा कि यूएसए के बिल ऑफ राइट्स जो वहाँ पर 1791 में बना था, बिल ऑफ राइट से मुख्य रूप से लिया गया था। वहीं कुछ बातें फ्रांस से, जैसे समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व फ्रांस से लिए गए थे। तथा नागरिक अधिकारों और संवैधानिक सुरक्षा, नागरिक अधिकार और संवैधानिक सुरक्षा का प्रावधान आयरलैंड से लिया गया था। ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान में मुख्य रूप से यूएसए के बिल ऑफ राइट्स 1791 में जो बना है उससे लिया गया है। और वहीं कुछ बातें जैसे समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व फ्रांस से लिए गए हैं। नागरिक अधिकार और संवैधानिक सुरक्षा आयरलैंड से लिया गया था। इसके साथ साथ संविधान के भाग 3 को भारतीय नागरिकों का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है। संविधान के भाग 3 को भारतीय नागरिकों का, क्या कह सकते हैं, भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। संपत्ति के अधिकार जो
छठा या सातवां अधिकार था उसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के अनुसार इसे मौलिक अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार में लगा दिया गया, कानूनी अधिकार में लगा दिया, जिसे भाग 12 के आर्टिकल 300 के ए में डाल दिया गया, आर्टिकल 300 के ए में डाल दिया गया है। फिर से ध्यान देते हैं, संपत्ति के अधिकार जो हमारा सातवां मौलिक अधिकार था उसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे भाग 3 से हटा करके भाग 12 के 300 के ए आर्टिकल में डाल दिया गया और इसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, राजनीतिक दल का कार्य क्या होता है? राजनीतिक दल का कार्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए जनमत जुटाना, ऑप्शन नंबर बी नीति विकल्प प्रदान कराना, ऑप्शन नंबर सी राजनीतिक शरीर पर कब्जा करना, राजनीतिक शक्ति पर कब्जा करना, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। देखिए सही ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया, राजनीतिक दल का जो कार्य होता है वो उपयुक्त में से एक से अधिक सभी इसके राजनीतिक दल के ही कार्य होते हैं। इसके साथ साथ और भी महत्वपूर्ण कार्य हैं, जैसे अपने विचारों को जनता के बीच रखना, चुनाव के समय मैनिफेस्टो की घोषणा करना और इस मैनिफेस्टो में पार्टी अपने विचार, अपने आने वाले कार्यों को बारे में जनता को बताती है, चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों का लिस्ट जारी करना, बहुमत प्राप्त करना, गठबंधन द्वारा सरकार का गठन करना और विश्वास प्राप्त करके सत्ता में आना, यही राजनीतिक दल का कार्य होता है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, संविधान के अंतर्गत भारतीय नागरिक को निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है? संविधान के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं ए नंबर ऑप्शन, भाषा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये तो प्राप्त है। संघ व समुदाय बनाने की स्वतंत्रता, ये भी प्राप्त है। देश में किसी भी भाग में निवास करने की स्वतंत्रता, ये भी प्राप्त है। तो ये जब ये तीनों प्राप्त है तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मेरा उपयुक्त में से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा, अगर मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो मौलिक अधिकार का वर्णन भाग 12 से आर्टिकल 12 से लेकर के 35 में, आर्टिकल 12 से लेकर के 35 में है, अब इन दिए गए अधिकारों के बारे में बात करते हैं तो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसका वर्णन 19 के ए में, संघ व समुदाय बनाने की स्वतंत्रता, यह 19 के सी में संघ व समुदाय बनाने की स्वतंत्रता है। देश के किसी भी भाग में निवास करने की बात अगर करते हैं तो यह 19 के ई में है, देश के किसी भी भाग में निवास करने की स्वतंत्रता, यह भाग 19 ई में लिखा गया है। अगर बी की बात करते हैं, 19 बी की बात करते हैं, 19 बी की, तो 19 बी में शांतिपूर्व और निशस्त्र सभा का अधिकार है। शांतिपूर्व और निशस्त्र यानी कि बिना शस्त्र के आप सभा कर सकते हैं, इसका अधिकार 19 के बी में दिया गया है। 19 डी की बात करते हैं तो भारत में आवाजाही की स्वतंत्रता, यानी कि भारत में आप कहीं भी आ जा सकते हैं, घूम सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता का वर्णन 19 के डी में दिया गया है। 19 के जी की बात करते हैं, 19 जी की अगर बात करते हैं तो 19 जी में भारत के किसी भी क्षेत्र में व्यवसाय करने या व्यापार करने की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। व्यवसाय या व्यापार करने की स्वतंत्रता का वर्णन 19 जी में किया गया। फिर से एक बार देख लेते हैं पूरा को। 19 के ए में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, 19 के ए में भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, 19 के बी में शांतिपूर्ण व निशस्त्र सभा का अधिकार, 19 के सी में संघ तथा समुदाय बनाने की स्वतंत्रता, 19 के सी में संघ तथा समुदाय बनाने की स्वतंत्रता, 19 के डी में भारत में आवाजाही की स्वतंत्रता, यानी कि भारत में घूमने के लिए जो स्वतंत्रता दी गई है वह 19 के डी में दी गई है। आगे देखते हैं 19 का ई, निवास करने की स्वतंत्रता, 19 के ई में भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता का वर्णन 19 के ई में दिया गया है।
19 का जी, किसी भी पेशे व्यवसाय तथा व्यापार करने की स्वतंत्रता, कि भारत के किसी भी क्षेत्र में आप पैसा या व्यापार कर सकते हैं, इसका वर्णन 19 के जी में किया गया है। अगर 19F का बात करते हैं, 19F की अगर बात करते हैं, ये संपत्ति से संबंधित अधिकार था जिसे बाद में हटा दिया गया था। चलिए देखते हैं हम लोग अपना अगला प्रश्न। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी द्वारा गरीबी हटाओ का नारा, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी द्वारा गरीबी हटाओ का नारा निम्नलिखित में से किस लोकसभा चुनाव में दिया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1977, ऑप्शन नंबर बी 1967, ऑप्शन नंबर सी 1971। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। देखिए, सही ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो गरीबी हटाओ का जो नारा था वो कांग्रेस पार्टी के द्वारा 1971 के में दिया गया था, 1971 में दिया गया था। 1971 में कांग्रेस ने अपना गरीबी हटाओ का नारा दिया था, और यह नारा फिफ्थ प्लानिंग कमीशन से जुड़ा हुआ है। यह नारा है जो वो फिफ्थ प्लानिंग कमीशन 1974 से लेकर के 19 1974 से लेकर के 1979 तक के लिए यह नारा दिया गया था। फिफ्थ प्लानिंग कमीशन से जुड़ा हुआ यह नारा था, लेकिन बाय चांस 1978 में इसे बंद कर दिया गया, फिफ्थ प्लानिंग कमीशन को बंद कर दिया गया, क्योंकि इस समय कांग्रेस की सरकार गिर गई थी और जनता पार्टी की सरकार आई थी। जनता पार्टी की सरकार आई थी और उन्होंने और उनके द्वारा जो प्लानिंग चलाई गई थी उसे हम लोग रोलिंग प्लान के नाम से जानते हैं, उसे हम लोग रोलिंग प्लान के नाम से जानते हैं। कांग्रेस के पार्टी के समय इसी टाइम में 1971 में भारत में आंतरिक विद्रोह हुआ था, जिसके कारण भारत से बांग्लादेश को, या कह सकते हैं पूर्वी पाकिस्तान को अलग करके, भारत से पूर्वी पाकिस्तान को अलग करके बांग्लादेश नाम का एक नया शहर, नया देश बना दिया गया था 1971 में। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी मंत्रिमंडल के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। सही ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया, और सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और इसका वर्णन आर्टिकल 124 में किया गया है। आर्टिकल 124 में इसका वर्णन किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय की जो नियुक्ति होती है वह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा कराई जाती है। संविधान के आर्टिकल 124 के अंतर्गत भारत में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई है, एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई है। देखिए, भारत के उच्चतम न्यायालय की अगर बात करते हैं तो स्वतंत्र भारत का जो सबसे पहला उच्चतम न्यायालय था वो, स्वतंत्र भारत का सबसे पहला उच्चतम न्यायालय 26 जनवरी 1950 को स्टार्ट किया गया था, और जिसमें कार्यकाल, इसकी स्थापना की गई थी, और जिसमें कार्यकाल 2 दिन के बाद 28 जनवरी 1950 में इसका कार्यकाल, या कह सकते हैं इसका काम उद्घाटन शुरू हो चुका था, कार्यकाल शुरू हो चुका था। बात करते हैं, अगर कोई उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश अगर राष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है, उच्च न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश अगर राष्ट्रपति को त्याग दे, पहले यहाँ दो क्वेश्चन बन रहा है। पहला कि उच्चतम न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है, और साथ ही साथ जो राष्ट्रपति को जो त्याग पत्र देता है वह आर्टिकल 124 के 4 क्लॉज में दिया गया है। आर्टिकल 124 के क्लॉज नंबर 4 में इसका वर्णन किया गया है। अब कुछ न्यायालय से कुछ प्रमुख बातें को जान लेते हैं कि सबसे पहले भारत में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, और रेगुलेटिंग एक्ट 1713 यानी कि 1713 में भारत आया था, 1773 में भारत आया था, और 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। और साथ ही अगर बात करते हैं आधुनिक न्यायालय व्यवस्था की तो 1862 में कलकत्ता में खुला, क्या कह सकते हैं कि आधुनिक न्यायालय कलकत्ता में
टू में खुला। इसकी स्थापना भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत की गई थी। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत 1862 में कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई और वह 1 जुलाई 1862 से उसने अपना कार्यकाल शुरू कर दिया है। 1861 में जो इसके प्रथम न्यायाधीश थे 1861 में जो इसके प्रथम न्यायाधीश थे उनका नाम सर बार्नस पीकॉक, सर बार्नस पीकॉक था। वह 1861 में जो न्यायालय खुला था, प्रथम न्यायालय खुला था, या कह सकते हैं 1861 में जो प्रथम न्यायाधीश बने थे उनका नाम सर बार्नस पीकॉक था। वहीं आज़ाद भारत की अगर बात करते हैं 1947 में स्वतंत्र भारत के पहले न्यायाधीश न्यायमूर्ति हरि लाल, स्वतंत्र भारत के पहले न्यायाधीश न्यायमूर्ति हरिलाल जेकी सुनदास जे किशुनदास को कानिया को बनाया गया था। जे कुसुमदास कानिया को बनाया गया था। 1947 में भारत का प्रथम न्यायाधीश जे किशुनदास कानिया को बनाया गया था। अगर वर्तमान की बात करते हैं तो वर्तमान में भारत के जो न्यायमूर्ति है उनका नाम सूर्यकांत है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत भारत के वर्तमान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है, जो अभी वर्तमान में 53वां संविधान 53वां जज है या कह सकते हैं न्यायमूर्ति है। और इनकी जो शपथ थी, इनकी शपथ द्रौपदी मुर्मू के द्वारा कराई गई थी। अभी हमारे राष्ट्रपति चेंज हो चुके हैं, या उसलिए इस बात को थोड़ा सा ध्यान देते रहिएगा। चलिए न्यायालय से कुछ और अन्य बातों को भी देख लेते हैं साथ में साथ। इनके जो कार्यकाल होता है, अगर बात करते हैं न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनका कार्यकाल, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का जो कार्यकाल होता है वो अनिश्चित होता है। कहने को तो वो 65 वर्ष तक वो अपने काम को संभाल सकते हैं। 65 वर्ष की आयु तक वे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बन सकते हैं। लेकिन अभी तक देखा गया है कि कोई भी न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो करीब 1.5 वर्ष के बाद अपना कार्यकाल त्याग देते हैं या छोड़ देते हैं। 1.5 वर्ष के बाद अपना कार्यकाल छोड़ देते हैं। अगर बात करते हैं सबसे ज़्यादा वर्ष तक, सबसे लंबे समय तक कौन से न्यायाधीश रुके हैं, तो उसमें से आता है 7 वर्ष तक, 7 वर्ष 4 महीने तक यशवंत विष्णु चंद्रचूड़, 7 वर्ष 4 यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ अब तक के सबसे लंबे न्यायाधीश बने, जिन्होंने अपना कार्यकाल 7 वर्ष 7 ईयर और 4 मंथ तक अपना कार्यकाल संभाला। और ये भारत के 16वें न्यायमूर्ति थे। चलिए देखते हैं हम लोग अपना अगला प्रश्न। भारत का निर्वाचन आयोग ऑप्शन नंबर 1 एक स्वायत्त निकाय है। बी एक संवैधानिक निकाय है। ऑप्शन नंबर सी यह 25 जनवरी 1950 को स्थापित किया गया था। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। देखिए सही ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया उपयुक्त में से एक नहीं। यह एक स्वायत्त निकाय है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली काम करता है। यह एक संवैधानिक निकाय है क्योंकि संविधान के तहत इसका निर्वाचन किया गया है और इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। 25 जनवरी 1950 को की गई थी और इसका वर्णन आर्टिकल 324 में किया गया है। आर्टिकल 324 में किया गया है। चलिए इसके इम्पोर्टेंट देख लेते हैं कि वर्तमान में जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं वो ज्ञानेश कुमार है। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार है। और उनकी अन्य चुनाव आयुक्त में विवेक जोशी।
अन्य चुनाव आयुक्त में विवेक जोशी हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं और अन्य चुनाव आयुक्त में विवेक जोशी आते हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। छोटे शहरी क्षेत्र के लिए किस संस्था के निर्माण का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन नंबर ए नगर पंचायत, बी नंबर नगर परिषद, ऑप्शन नंबर सी नगर निगम। छोटे शहर के लिए किस संस्था का प्रावधान किया गया है? देखिए सही ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो छोटे शहरों के लिए नगर परिषद का प्रावधान किया गया है। छोटे शहरों के लिए नगर परिषद का प्रावधान किया गया है। छोटे शहरों के लिए नगर परिषद का प्रावधान किया गया है। अब इसको डिटेल से देखते हैं। जहां पर आबादी 20,000 से लेके 50,000 तक होती है, जहाँ पर आबादी 20,000 से लेकर के 50,000 तक की होती है, वहाँ नगर परिषद का गठन किया जाता है। वहाँ नगर परिषद का गठन किया जाता है। फिर से देखते हैं, नगर परिषद का गठन किया जाता है। जहाँ आबादी 50,000 से 3 लाख, 50,000 से लेकर के 3 लाख तक होती है, जहाँ आबादी 50,000 से लेकर 3 लाख तक होती है, वहाँ नगर पालिका, वहाँ पर नगर पालिका का गठन किया जाता है। वहाँ नगर पालिका का गठन किया जाता है। जहाँ आबादी 30 लाख से ज़्यादा होती है, 3 लाख से ज़्यादा होती है, 3 लाख से ज़्यादा होती है, वहाँ पर नगर निगम गठित किया जाता है। वहाँ पर नगर निगम गठित किया जाता है। नगर निगम को गठित किया जाता है। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप नगर परिषद में होते हैं, नगर आपका घर, आपका जो गांव, आपका जो एरिया है वो नगर परिषद में है, नगर पालिका में है या नगर निगम में है। 20,000 से कम की आबादी को 20,000 से कम की आबादी को 20,000 से कम की आबादी को नगर पंचायत बनाया जाता है। नगर पंचायत 20,000 से कम की आबादी को नगर पंचायत बनाया जाता है। नगर पंचायत बनाया जाता है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। यदि समवर्ती सूची में किसी विषय पर केंद्र के कानून और राज्य के कानून में विरोध होता हो तो किसे मान्यता मिलती है? विरोध की स्थिति में किसे मान्यता दी जाती है? चलिए देखते हैं हमारा ऑप्शन। केंद्र के कानून को मान्यता मिलती है, राज्य के कानून को मान्यता मिलती है या किसी कानून को मान्यता नहीं मिलती है। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। देखिए सही बात अगर बोलते हैं तो इसमें लिखा गया है कि अगर समवर्ती सूची में किसी विषय पर भी मतभेद होता है, विरोध होता है, तो उस स्थिति में केंद्र के कानून को मान्यता दी जाती है। केंद्र से जो कानून बनाए जाते हैं उसी को मान्यता दी जाती है। अगर बात करते हैं समवर्ती सूची का, तो समवर्ती सूची का वर्णन अनुसूची 7 में किया गया था। अनुसूची 7 में इसका वर्णन किया गया है। इसमें इसे 3 भाग में बांटा गया है। पहला राज्य, दूसरा केंद्र और तीसरा संघ। समवर्ती सूची 7वीं अनुसूची को 3 भाग में बांटा गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसी को हम बोलते हैं संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पर कानून केंद्र के द्वारा बनाया जाता है, राज्य सूची पर कानून राज्य सरकार के द्वारा बनाया जाता है और समवर्ती सूची के अधीन में कानून जो होता है वो दोनों के द्वारा बनाया जा सकता है। लेकिन अगर विवाद होता है तो उस कंडीशन में केंद्र के द्वारा मान्यता ज़्यादा मिलती है। केंद्र के द्वारा बनाए गए कानून को मान्यता दी जाती है। अब बात करते हैं कितने कितने विषय होते हैं। तो सबसे पहले आते हैं केंद्र पर। तो केंद्र में स्टार्टिंग में 97 विषय थे, जिसे बढ़ा करके 100 विषय कर दिए गए हैं। राज्य की अगर बात करते हैं तो राज्य में प्रारंभ में 66 विषय थे, जिसे घटा करके अब 60 विषय कर दिए गए हैं। और अगर समवर्ती सूची की बात करते हैं तो स्टार्टिंग में 47 विषय थे, जिसे अब बढ़ा करके 50 विषय कर दिए गए हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। संविधान के प्रारंभ होने के बाद किस अधिनियम में नागरिकता पाने और गंवाने का प्रावधान है? संविधान के प्रारंभ होने के बाद यहाँ अधिनियम की बात की जा रही है, किस अधिनियम में नागरिकता पाने और गंवाने का प्रावधान किया गया है? नागरिकता अधिनियम 1950, नागरिकता अधिनियम 1952, नागरिकता अधिनियम 1955। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। देखिए सही ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया नागरिकता अधिनियम 1955। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत संसद ने सर्वप्रथम नागरिकता
अधिनियम 1955 का निर्माण किया था, जिसमें नागरिकता को प्राप्त करने के 5 माध्यम बताए हैं। ध्यान दीजिएगा, नागरिकता को प्राप्त करने के 5 माध्यम बताए हैं। ध्यान सुनेंगे तो सबसे पहला जो माध्यम होता है वो होता है जन्म के आधार पर। जन्म के आधार पर अगर आपका जन्म 1 जुलाई 1987 1 जुलाई 1987 के बाद हुआ है तो आप स्वतः ही भारत के नागरिक हो जाएंगे। दूसरा दिया गया है वंश के आधार पर, ऑन द बेस ऑफ द डिसेंट। डिसेंट के आधार यानी कि वंश के आधार पर। वंश के आधार पर अगर आपका जन्म बाहर हुआ है लेकिन अगर आपके माँ पिताजी भारत के नागरिक हैं तो आपको भी भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। तीसरा दिया गया है पंजीकरण। तीसरा पॉइंट है पंजीकरण। पंजीकरण के आधार पर भारत में जो व्यक्ति बहुत लंबे समय से रहते हैं वो अगर पंजीकरण के नियमों को पूरा कर लेते हैं तो उन्हें भी भारत की नागरिकता दी जा सकती है। भारत में वे व्यक्ति जो काफ़ी लंबे समय से रह रहे हैं और तो वो भी अगर पंजीकरण की व्यवस्था नियमों को पूरा कर लेते हैं तो उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। चलिए अगला पॉइंट होता है प्राकृतिकरण। प्राकृतिकरण यह नियम विदेशों के लिए लगा हुआ है या उन विदेशी यात्री विदेशी लोगों के लिए लगा हुआ है जो भारत के नागरिक बनना चाहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन, उन्हें कुछ नियमों को मान करके वो भारत के नागरिकता को ले सकते हैं। और सबसे लास्ट होता है क्षेत्र का शामिल होना या निकलना। क्षेत्र का शामिल होना या उससे बाहर जाना, द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द टेरिटरीज। इसके संबंध में अगर कोई नया क्षेत्र भारत में शामिल होता है तो उस क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों को भारत की नागरिकता प्रदान करा दी जाती है। और वहीं अगर कोई क्षेत्र बाहर से बाहर जाता है तो उस क्षेत्र के लोगों को कुछ शर्तों के साथ भारत की नागरिकता उनसे ले ली जाती है।